नमस्ते विद्यार्थी, मेरा नाम माधुरी राजभर है और मैं आपको हिंदी सिखाने वाली हूँ। आज जो हम लोग पाठ देखने वाले हैं उसका नाम क्या है? असली चित्र। और इनका ये दूसरा सीजन चालू है। पहले सीजन में हमने देखा कि असली चित्र इसमें क्या बताया गया, ये पाठ में क्या बताया गया है कि जैसे हमने जब पढ़ा तो हमें बहुत मजा भी आया कि कंजूस सेठ था, चित्रकार था, ये सब हमने देखा। तो आज जो हम दूसरा सीजन में देखने वाले हैं उसमें हम क्या देखने वाले हैं? कुछ शब्दार्थ और कुछ प्रश्न उत्तर जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न उत्तर मैंने दिए गए हैं जिनका आपको लिखना है और उसे लिखकर अच्छे से पढ़ना है। जहां पर आपको समझ में नहीं आएगा वहां पे आपको क्या करना है? सोचना है, विचार करना है कि इसका उत्तर किस प्रकार दिया जाएगा। तो आप लोग जब तक खुद से थोड़ी सी मेहनत नहीं करोगे तब तक नहीं होगा, तो आपको वो थोड़ी सी मेहनत करना है। समझा विद्यार्थी आप लोगों को? हाँ, तो चलिए हम देखते हैं पहले कि क्या दिया गया है। तो चलो, आप तैयार हो? चलिए देखिए, अब पहला हम यहाँ पे शब्दार्थ देखने वाले हैं। आपके सामने पहला क्या दिया गया है? शब्दार्थ दिया गया है। शब्दार्थ में पहला है अपार, जिसे बोलते हैं अधिक। अपार को क्या बोलते हैं? अधिक। उसका अर्थ क्या है? अधिक। स्वर्ण मतलब सोना और यहाँ पे धातु। स्वर्ण मतलब सोना और यहाँ पे उसका एक अर्थ है धातु। हर्ष मतलब परिणाम। हर्ष मतलब क्या है? यहाँ पर परिणाम है। राजी मतलब मानना। अगर हम किसी चीज के लिए राजी हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं मानना। अदा करना मतलब चुकाना। अदा करना मतलब क्या होता है विद्यार्थी? चुकाना। हम किसी का कर्ज लिए रहते हैं तो उसे चुकाते हैं, तो उस प्रकार का यहाँ पे अर्थ है। और आप लोगों को एक चीज मैं और भी बता दूं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई जो शब्द होता है आप उसका ना अर्थ अपने दिमाग में रख लेते हो। जैसे यहाँ पे मैंने बोला राजी का मतलब मानना होता है, तो ये जरूरी है कि यहाँ पे राज्य का मतलब मानना हो, परंतु राज्य का मतलब होता है कि बहुत सारे अर्थ इसमें निकलते हैं। और ये अर्थ कैसे होते हैं कि कविता में अगर है तो कविता में उसका अर्थ अलग निकल जाता है, अगर वो पाठ में है तो उसका अलग हो जाता है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान से सोचना है, क्योंकि हर शब्द का बहुत सारे अर्थ हमें मिलते हैं। अब यहाँ पे देखो, अदा करना मतलब चुकाना। कारस्थानी मतलब करतूत और कर्म। कारस्थानी मतलब क्या होता है? करतूत और कर्म। आगे देखिए, महाकंजूस पैसा न खर्च करने वाला, ये तो सभी को पता है, पैसा न खर्च करने वाला। धन मतलब पैसा। हिम्मत मतलब साहस। एक हिम्मत है हमारे में कि हम ये कर दिखाएंगे, तो ये जो बोलते हैं उसे बोलते हैं साहस। आकृति मतलब चित्र। कलाकार मतलब छविकार, कि एक कलाकार को छविकार इसलिए बोलते हैं कि वो किसी की भी छवि जो है वो निकालता है, तो उसे इसलिए बोलते हैं छविकार। यहाँ तक समझा आप लोगों को विद्यार्थी? शब्दार्थ या कुछ भी ऐसा है जो समझ में नहीं आने वाला है? समझा? तो चलिए हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, कारस्थानी मतलब चाल और बाजी। अनुभव मतलब अनुभूति। निराशा मतलब मायूसी। रत्ती भर भरोसा ना करना, हम बोलते हैं ना इस पे हमें रत्ती भर का भी भरोसा नहीं है, तो उसे बोलते भरोसा ना करना। आईना मतलब शीशा। दर्पण भी जिसे बोल सकते हो आप, कांच भी बोल सकते हो। तो आईना का अर्थ देखो, मैंने आपको बताया कि हर शब्द का अर्थ होता है, तो इस प्रकार मैंने आपको 3 बता दिया। आईना का होता है शीशा, दर्पण, कांच। तो ये इस प्रकार के अर्थ है। तो चलिए और आगे क्या है देखते हैं। अब आपके सामने आपका पहला प्रश्न आ चुका है, तो चलिए अब पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। पहला प्रश्न है, ये कहानी आपको कैसी लगी? इस संबंध में आपको अपने तर्क विचार दो। अब देखिए, प्रश्न तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण तरीके से आपको दिया गया है कि कहानी कैसी लगी और इसके संबंध आपको लिखो। जैसे कि अगर मैं आपको एक उदाहरण, छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि जैसे कि आपको किसी ने बोल दिया आपको फिल्म कैसी लगी, मूवी जो है वो कैसी लगी, तो आप लोग इसमें लेंगे हाँ इसमें हीरो ने इतना एक्शन किया, हीरोइन ने ऐसा किया वैसा किया, तो आप बताने के लिए एकदम तत्पर हो जाते हो, तैयार हो जाते हो। तो उसी प्रकार आपको इस पाठ से क्या मिला उसके बारे में आपको बताना है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने बताया है, बट आपको थोड़ा सा आपके हिसाब से भी लिखोगे तो चलेगा। देखिए, यह कहानी रोचक तथा मनोरंजक है। ये कहानी कैसी है? रोचक तथा मनोरंजक है। इस कहानी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पाठक की रुचि कहानी पढ़ने में आदि से अंत तक बनी रहती है। तेनालीराम की वृद्धि के आगे सेठ जी की चालाकी नहीं चली, उन्हें अंत में अपनी हार माननी ही पड़ी।
अब यहाँ पे ये रोचक और मनोरंजक कोई भी, जैसे अगर आप मूवी देखते हो, आपको वो मूवी नहीं पसंद आती तो आप क्या करते हो, स्टार्टिंग का 5 मिनट देखते हो और उसे छोड़ देते हो। तो वैसे ही एक पाठ और एक कविता और कोई भी जो सब्जेक्ट हो, आपको इंटरेस्ट कब लगता है जब आपको उसमें इच्छा जागती है। जैसे कि हमने पाठ पढ़ना स्टार्ट किया था, तो वो पाठ में हमने देखा कि कंजूस है, ये है, अब उसने कैसे किया रहेगा, एक चित्र का पैसा नहीं दिया तो चित्र का पैसा नहीं, आगे उसने दिया भी रहेगा कि नहीं। तो ये चीज हमारे मन में आ जाती है। तो उसी प्रकार ये कहानी बहुत ही मनोरंजक है। इस कहानी में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पाठक को रुचि है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, इस प्रकार के लिए। तो ये पढ़ने तक अंत तक रहती है। और तेलीराम की जो बुद्धि है, उसकी चालाकी हमें देखने को मिली, जो हमें अंत में माननी ही पड़ी, सेठ को माननी ही पड़ी। अब प्रश्न दूसरा है, इसका कौन सा पात्र अच्छा लगा और क्यों। अब इसका कौन सा पात्र जो अच्छा लगा, अब यहाँ पे हमने 3 पात्र देखे, सेठ जी, कलाकार और तेनालीराम। तो यहाँ पे देखो, वैसे तो इस कहानी में कुल 4 ही पात्र है। एक और पात्र है, तेनालीराम की भूमिका सर्वोपरि है। तेनालीराम के कारण की कहानी आगे बढ़ती है और उसका सुखदायी अंत होता है। एक कृष्णदेव राय भी था जो राजा थे। अन्यथा कहानी का बीच में अंत हो जाता है और अंत दुखदायी होता है, क्योंकि चित्रकार को अपने परिश्रम का फल नहीं मिलता। अब मध्य में हमने देखा कि जब हमें ऐसा महसूस हुआ कि चित्रकार को उसके पैसे नहीं मिलेंगे, तो उस टाइम में हमें थोड़ा दुख हुआ कि उसने कितना मेहनत किया और उसको पैसे नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार उसका पात्र इस तरह दिखाई दिया गया है। यहाँ तक समझा विद्यार्थी? हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न तीसरा, तेलानीराम की इस घटना की खबर राजा को दी तो क्या हुआ। तेलानीराम ने इस घटना की खबर राजा को दी तो क्या हुआ। इस घटना की खबर तेलानीराम ने राजा को कृष्णदेव राय को दी, तो राजा इसे सुनकर लोटपोट हो गया और अपनी हंसी नहीं रोक पाया, क्योंकि उसे पता था कि ये बुद्धि जो है तेलानीराम की, और वो उस बुद्धि को सेठ जी को भी पता था कि वो कैसा कार्य कर सकता है। तो इसलिए वो सुनकर राजा लोटपोट करके हंसने लगे थे। प्रश्न चौथा, एक कौड़ी खर्च करने के लिए जान निकलती थी, इस वाक्य को आशय स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पे क्या है कि एक कौड़ी खर्च करने के लिए, एक कौड़ी खर्च करने के लिए उसकी जान निकलती थी, तो इसका आशय स्पष्ट करना है। कंजूसों के लिए पैसा सब कुछ होता है। जो कंजूस व्यक्ति रहता है उसके लिए पैसा क्या होता है, सब कुछ होता है। इस संबंध में एक कहावत है कि चमड़ी जाए तो जाए, दमड़ी बची रहे। यहाँ पे एक कहावत बताया गया है कि चमड़ी मतलब आपका जो चमड़ी, स्किन जो है, हाथ की जो चमड़ी होती है वो जाए तो जाए, पर दमड़ी बची रहे। दमड़ी मतलब पैसा। एक कौड़ी खर्च करने में उनकी जान निकल जाती थी, नौबत आ जाती थी। एक कौड़ी खर्च करने में उसकी जान और नौबत आ जाती थी। राजा कृष्णदेव राय के राज्य भी एक ऐसा ही धनी सेठ था जो पैसे को हाथ से निकलना सहन नहीं कर सकता था। यहाँ पे बताया गया है कि राजा जो कृष्णदेव राय है, उनके राज्य में भी एक ऐसा धनी सेठ था जो पैसे का हाथ से निकलना सहन नहीं करता था और नहीं कर सकता था। तो यहाँ पे एक कौड़ी भी खर्च ना हो, तो इस प्रकार ये आशय स्पष्ट किया गया है। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न अभी 5वां है आपके सामने, रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला क्या है, कंजूस सेठ ने चित्रकार से रिक्त देने का वादा किया। यहाँ पे रिक्त है, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, ये खाली जगह है। दूसरा, ये कहानी राजा रिक्त के राज्य की है। तीसरा, चित्रकार ने रिक्त से सलाह ली। चौथा, एक दिन चित्रकार रिक्त लेकर सेठ के पास पहुंचा। और यहाँ पे 5वां, तेलारीराम राजा कृष्णदेव राय के दरबार में रिक्त थे। अब पहला देखो इसमें क्या आया, उसके लिए चित्र के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं। अब यहाँ पे आपको लिखना है, कंजूस सेठ ने चित्रकार से उसके चित्र के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं देने का वादा किया था। अब यहाँ पे दूसरा, ये कहानी राजा के राज्य की है। ये कहानी राजा कृष्णदेव राज्य की है। इधर तीसरा, चित्रकार ने रिक्त से सलाह ली। चित्रकार ने तेनाली राम से सलाह ली। किससे? तेनाली राम से सलाह ली। चौथा, तेनालीराम के कहे अनुसार आईना। अब यहाँ पे देखो, एक चित्रकार ने तेनालीराम के कहे के अनुसार आईना लेकर सेठ जी के पास पहुंचा। अब यहाँ पे 5वां, तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के दरबार में रिक्त थे। तो यहाँ पे देखो, तेनालीराम राजा कृष्णदेव के राज्य में विदुषक थे। तो यहाँ तक ये प्रश्न उत्तर आपको समझ में आ गया है विद्यार्थी? हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे देखिए प्रश्न पहला, चित्रकार की जगह आप होते तो क्या करते। अब उन्होंने एक बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है कि चित्रकार की जगह अगर आप होते तो क्या करते। चित्रकार की जगह कोई भी दूसरा व्यक्ति होता तो निराश होकर बैठ जाता और 2-3 दिन प्रयास के बाद बनाए चित्र को कंजूस सेठ के घर छोड़कर आ जाता। ये सही बात है कि हम जब एक व्यक्ति से परेशान हो जाते तो हम क्या करते, तू ही ले ले और सुखी हो जा। तो उसी तरह हम भी क्या करते हैं कि चित्रकार का जो चित्र बनाया था वो उसे देके और कंजूस सेठ को छोड़कर वहीं से आ जाते। अब प्रश्न दूसरा, गप्प लगाने से नुकसान ज्यादा होता है या फायदा, 5 वाक्य में लिखिए। उत्तर देखिए, गप्प लगाने का आधार ज्यादातर झूठ होता है। झूठ के पांव नहीं होते। मैंने जैसा आपको बताया था कि झूठ पकड़ा ही जाता है, झूठ के पांव नहीं होते। झूठ अपने बल पर बहुत देर तक नहीं टिक पाता। अतः बराबर गप्प वाले व्यक्ति अपने मित्रों के सामने बहुत प्रभाव डालने पर विफल हो जाते हैं, क्योंकि सच्चाई प्रकट हो जाती है। गप्प लगाने से नुकसान ज्यादा और फायदा बिल्कुल नहीं होता। जब हम झूठ बोलते हैं ना, तो झूठ बोलने से हम ना एक झूठ बोलते हैं, दूसरा झूठ, तीसरा झूठ, ये झूठ बढ़ते ही जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग उसका फायदा उठाने लगते हैं। समझा? ठीक है। अब देखिए तीसरा, बार बार कंजूस सेठ द्वारा अपना चेहरा बदल लेने के बाद चित्रकार को सलाह किसने दी कि दी गई सलाह का क्या परिणाम हुआ। तो आपको सबको पता है कि सलाह तेनालीराम ने दी थी। अब आगे देखो, चित्रकार कंजूस सेठ की चालाकी से हतप्रभ हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। फिर वो तेनालीराम के पास गया और अपनी समस्या बताई। तेनालीराम ने चित्रकार को आईना लेकर जाने के लिए कहा, जिसमें कंजूस सेठ को अपना सही चेहरा दिखाई दिया हो। कंजूस सेठ का असली चेहरा स्वयं प्रकट हो गया और उसे अपनी हार मानने का मजबूर हो गया। यह सलाह उस स्थिति में सबसे अच्छी थी और उसकी सभी प्रभाव पड़ा। और यह सलाह सबसे अच्छी थी और उसका सही प्रभाव जो है वहां पर पड़ा। समझा ना विद्यार्थी? हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं व्याकरण। क्या देखने वाले हैं? व्याकरण। प्रश्न पहला, बॉक्स में दिए गए शब्दों को संज्ञा के विभिन्न भेदों को छांटकर लिखिए। अब हमें क्या करना है कि संज्ञा के विभिन्न भागों को छांटकर लिखना है। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं। देखिए शब्द, कृष्णदेव राय, चित्रकार, तेनालीराम, पानी, आईना, लोग, कंजूसी, दूध, ईमानदारी, गाय, पढ़ना, वर्ग, चीनी, गाय, हिमालय, मेला। अब यहाँ पे देखिए क पहला, जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा के कौन से शब्द है? चित्रकार, गाय और आईना। दूसरा है आपका व्यक्तिवाचक, व्यक्ति जिसे नाम सुन के ही आपको पता चला कि व्यक्तियों के नाम। तो यहाँ पे कृष्णदेव राय, तेलानीराम, हिमालय। तीसरा भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा में कंजूसी और ईमानदारी है। चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, पानी, दूध और चीनी। अब पांचवा समूहवाचक संज्ञा, लोग, वर्ग, मेला, पढ़ना, क्रिया संज्ञा नहीं है। तो ये समूहवाचक संज्ञा में लोग, वर्ग, मेला, पढ़ना की क्रिया संज्ञा नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ पे व्याकरण इस तरह दिया गया है। अब आगे देखते हैं हम दूसरा प्रश्न, इन मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करो। अब ये मुहावरे दिए गए हैं जिसमें आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो चलिए विद्यार्थी, पानी पानी होना, कम चांदी होना, हंसते हंसते लोटपोट होना, हिम्मत करना, भौचक रह जाना। उत्तर देखिए, पहला है पानी पानी होना, सच्चाई प्रकट होने पर रणधीर पानी पानी हो गया। दूसरा है काम चांदी होना, पैसा मिलते ही उसका काम चांदी हो गया। तीसरा, हंसते हंसते लोटपोट होना, बच्चे की बात सुनते ही घर के सभी लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। चौथा, हिम्मत हारना, बाधा आने पर भी मनुष्य की हिम्मत नहीं हारना चाहिए। पांचवा, भौचक रह जाना, परीक्षा में असफल हो जाने की सूचना पाकर वो भौचक रह गया। तो इस प्रकार यहाँ पे 5 शब्द दिए गए थे जिसे हमें मुहावरे को वाक्य प्रयोग करना था, जो हमने कर लिया है। अब हम आगे देखते हैं। प्रश्न तीसरा, इसके विपरीतार्थक शब्द लिखिए। अपार, नया, निराशा, समझ, देर, सही। अब अपार, अपार मतलब सीमित, निराशा, आशा, देर, शीघ्र, नया, पुराना, समझ, नासमझ, सही, गलत। तो यहाँ पे इस प्रकार ये सब चीजें दी गई है। अब हम आगे देखते हैं। देखिए प्रश्न चौथा, निम्न शब्दों के वाक्य बनाइए। चित्रकार, पत्रकार, कलाकार, सलाहकार, नाटककार, उत्तरकार। अब यहाँ पे देखिए उत्तर, पहला चित्रकार, भारत में अनेक अच्छे चित्रकार हैं, आपको ये शब्द आना चाहिए, उस प्रकार आपको वाक्य बनाना है। दूसरा पत्रकार,
पत्रकार बनकर आप यश कमा सकते हैं। पत्रकार बनकर आप यश कमा सकते हैं। तीसरा, कलाकार, अच्छे कलाकार का भी सम्मान करते हैं। और चौथा, सलाहकार, सलाहकार बनना गौरव की बात है। पांचवा, सरकार, सरकार का गठन शासन के लिए होता है। तो यहाँ इस प्रकार ऐसे शब्द बनाए गए हैं। अब और देखते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न पहला, तेनालीराम की तरह बीरबल और गोनू झा किससे भी प्रचलित है, अपनी कक्षा में वैसे किससे सुनाइए। उत्तर, इनके प्रचलित किस्से छात्रकृत होकर अपने साथियों में सुनाए। अब यहाँ पे मैंने किस्से दिए हैं तो जो आपको सुनना है, अगर आपके पास और भी अच्छा है तो आप वो लिख सकते हो। देखिए, बीरबल अकबर दरबार ने नवरत्नों में से एक है। बीरबल की बुद्धि मनी किसके उसके राज्य के अत्यंत प्रचलित थे। अकबर और बीरबल के बीच होने वाले नोकझोंक की कहानियां भी लोगों के बीच करे और सुने जाते हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल के हराने की सोची। जब दरबार लगा, महाराज एक अकबर ने शाम पट, ब्लैक बोर्ड जिसे बोलते हैं, पर खली से एक रेखा खींच दी और बीरबल को आदेश दिया कि इस रेखा को बिना काटे या छाटे कर दो। पर यह कैसे संभव है? सब लोग चकित थे। आज तो बीरबल की खैरियत भी नहीं। इस बीच में बीरबल उठे, अकबर द्वारा खींची रेखा के नीचे एक बड़ी रेखा खींच दी। अकबर द्वारा खींची रेखा छोटी हो गई। दरबारी बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा करने लगे। अकबर अपने सिंहासन से उतरकर बीरबल को गले लगा दिया। इस किस्से में एक शिक्षा मिलती है कि बिना मारे काटे अपने दुश्मन को छोटा कर दो, उसे परास्त कर दो, अपने को उतना ताकतवर बना लो कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे लिए नतमस्तक हो जाए। तो कभी भी ऐसे बुद्धिमानी का उपयोग करो जिससे ना आप काट सको, मार सको, ना अपनी बातों को बता सको, सिर्फ अपने कार्य से ही लोगों को हरा सको। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने बहुत सारी चीजें सीखी, व्याकरण सीखा और बहुत सारी चीजें ऐसे सीखी जो हमें नहीं आती थी। तो आज को मैं आपको यही बताऊंगी, जो भी प्रश्न उत्तर दिया गया है वो आप अच्छे से लिखो, सब चीजें लिखो, वाक्य प्रयोग जो दिए गए हैं, आपको अगर अच्छे वाक्य आते तो वो भी करो। धन्यवाद।